अरे पवन, आज तो पास के गांव में जाकर सच में मजा ही आ गया। वहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ निकले। अगर आज जैसी कमाई हर रोज होने लगे ना तो बस मजा ही आ जाए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता एक दिन हम महल में भी रह पाएंगे। आनंद गांव में एक परिवार रहता था, जहां 4 लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस घर के मुखिया नंदलाल थे। उनके साथ उनका बेटा सुरेश रहता था और सुरेश का बेटा बिट्टू, जो नंदलाल का पोता था। इस घर की इकलौती महिला नंदलाल की बहू अर्थात सुरेश की पत्नी कविता थी, जो पूरे परिवार को प्रेम और समझदारी से संभालती थी। सुरेश बेटा, तेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए 2 साल हो चुके हैं। उनकी कमी मुझे आज भी इस घर में बहुत खलती है। वैसे तेरी माँ मुझसे कुछ बातें कहकर गई थी, जिन्हें आज मैं तुझे और बिट्टू को बताना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, बताइए ना, माँ ने आपसे क्या कहा था? और पिताजी, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। हाँ दादाजी, मुझे भी दादी की बहुत याद आती है। जब दादी हमारे साथ थीं तब सब कुछ कितना अच्छा लगता था। दादी इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गईं। अरे मेरे बिट्टू बेटे, ये सब कुछ तो नियति का ही खेल है। अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। इंसान इस दुनिया में बस कुछ दिनों का मेहमान बनकर आता है और फिर एक दिन सबको छोड़कर चला जाता है। दरअसल तेरी दादी कहा करती थी कि जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी चीज के लालच में पड़कर गलत राह नहीं चुननी चाहिए। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कभी लालची बनना चाहिए। हाँ दादाजी, आपने जैसा कहा है मैं हमेशा वैसा ही करने की कोशिश करूंगा। मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनने की पूरी मेहनत करूंगा और आपके बताए हुए रास्ते पर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। आप तीनों बाप, बेटा और पोता इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं? उधर रसोई में खाना बन चुका है। चलिए अब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। हम सभी को भूख लगी है और दोपहर भी हो चुकी है। चलो अब सब लोग बैठकर खाना खा लेते हैं। सब लोग रसोई में जाकर एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। सुरेश, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। मैं उसे बार बार भूल जाता था, लेकिन अभी याद आ गई तो अभी ही कह देता हूँ। तू इस घर को इतनी अच्छी तरह संभाल रहा है, लेकिन तूने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि तू करता क्या है और कहाँ काम करता है। मैं तेरा बाप हूँ, मुझे तो ये जानने का हक है ना? अरे पिताजी, मैं जो भी करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। आप बेवजह चिंता क्यों करते हैं? आप बस बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाइए। फिर भी बेटा, मुझे बता तो सही कि तू क्या करता है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि तेरा बेटा क्या काम करता है और मैं एक बाप होकर जवाब ना दे पाऊं तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए बता दे बेटा, तू क्या काम करता है और कहाँ करता है। अरे पिताजी, ये सब छोड़िए, सबने खाना खा लिया है। अब आप बिट्टू के साथ जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है। नंदलाल को हैरानी हुई, पर भरोसे के कारण उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। जब सुरेश बाहर जाने लगा तो कविता ने उसे रोका। अरे जी, जरा सुनिए तो। पिताजी ने जो सवाल आपसे पूछा था, वही सवाल मेरे मन में भी बार बार आता रहता है। आपने मुझे भी आज तक नहीं बताया कि आप क्या काम करते हैं। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, कम से कम मुझे तो बता ही दीजिए। अरे भाग्यवान, अब तू भी ये सब पूछकर मेरा दिमाग मत खा। मैं तुम सबको अच्छे से खिला पिला रहा हूँ ना, बस वही काफी है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दे रहा हूँ। जो भी चाहिए कहा और मिल गया। फिर मेरा काम जानना इतना जरूरी क्यों है? घर ठीक से चल रहा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। फिर भी जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे तो ये जानने का हक है। अरे भाग्यवान, अब बस करो ये सब बातें। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जाकर आता हूँ। तब तक पिताजी और बिट्टू का ख्याल रखना। मुझे आते आते शाम हो जाएगी। पता नहीं आज पिताजी और भाग्यवान को मेरे काम के बारे में इतना जानने की इच्छा क्यों हो रही है। जो काम मैं करता हूँ उसके बारे में यूं ही किसी को बताया भी नहीं जा सकता। अरे सुरेश भाई, तूने आने में इतना देर क्यों कर दिया? तुझे तो पता ही है ना कि अगर हमारा काम वक्त पर ना हो तो बाद में कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। अरे पवन, अब तुझे क्या ही बताऊं। तुझे तो पता ही है कि हम दोनों जो काम करते हैं उसके बारे में किसी को बताना ठीक नहीं। आज न जाने क्यों पिताजी और भाग्यवान को मेरे काम के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हो गई थी। दोनों ने पूछ पूछ कर मेरा पूरा दिमाग ही खा लिया। ये वाली दिक्कत तो मेरे घर में भी है। घर वाले बस यही जानना चाहते हैं कि मैं आखिर करता क्या हूँ। वैसे तूने उन्हें कुछ भी तो नहीं बताया ना? अरे पवन,
मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि यूं ही सब कुछ बता दूं। और मेरे पिताजी तो बड़े ईमानदार इंसान हैं। अगर किसी तरह उन्हें मेरे इन कामों के बारे में पता चल गया तो वे मुझे मार मार कर मेरा भर्ता बना देंगे। खैर पवन, अभी ज़्यादा बातें करने का वक्त नहीं है। आज पास के गांव जाने की जो योजना थी उसे भूलना नहीं है। जल्दी चलो, शाम भी होने को आ गई है। दोनों पास के गांव गए और वहां से लौटते समय सुरेश बहुत खुश था। उसने कहा, अरे पवन, आज तो पास के गांव में जाकर सच में मजा ही आ गया। वहां के लोग तो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ निकले। अगर आज जैसी कमाई हर रोज होने लगे ना तो बस मजा ही आ जाए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता एक दिन हम महल में भी रह पाएंगे। हाँ भाई, तेरी बात एकदम सही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कमाई चाहे जितनी भी हो, इतनी जल्दी अमीर बनकर लोगों को दिखाना ठीक नहीं है, नहीं तो हम दोनों मुश्किल में फंस जाएंगे। और सच कहूँ तो हर रोज काम से लौटकर इस नदी के किनारे ठंडी हवा लेते हुए तेरे साथ बैठना मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। अरे पवन मेरे भाई, तू तो मेरा जिगरी यार है। और जरा देख तो सही, हमारा जीवन कितनी आसानी से चल रहा है। बिना ज्यादा मेहनत किए ही हम इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी उतना नहीं कमा पाते जितना हम दोनों कमा लेते हैं। इधर घर पर बिट्टू परेशान था। दादाजी, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए हैं? बहुत रात हो गई है। पिताजी जब घर पर नहीं होते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही तो बिट्टू बेटे, रात काफी हो चुकी है। उनके काम के बारे में अगर कुछ पूछो भी तो वे बताना ही नहीं चाहते। सुरेश भाई, अब तो रात काफी हो चुकी है, चलिए देर ना करते हुए हम घर की ओर बढ़ते हैं। तेरी बात सही है, लेकिन घर पर वैसे ही हजारों सवाल पूछे जाते हैं। चलो अब देर ना करते हुए घर की ओर चलते हैं। जब सुरेश घर पहुंचा तो नंदलाल दरवाजे पर ही थे। सुरेश, इतनी देर रात तक कहाँ थे? तुम्हें पता है अभी कितना समय हो गया है? मैं पूछ पूछ कर थक गया हूँ, लेकिन तुम कुछ बताते ही नहीं। अरे पिताजी, अभी अभी मैं थका हुआ घर आया हूँ और आप अभी भी इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों की सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ ना, फिर बार बार ये सवाल पूछकर मुझे परेशान मत कीजिए। ठीक है सुरेश, आज के बाद मैं तुमसे इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं पूछूंगा। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना। अगर मुझसे छुपाकर तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो याद रखना एक दिन बुरी तरह फंस जाओगे। सुरेश बिना जवाब दिए कविता के पास चला गया। कविता ने भी वही सवाल दोहराया तो सुरेश उस पर भी नाराज हो गया। कविता ने माफी मांगते हुए कहा, अरे जी शांत हो जाइए, आज मैंने आखिरी बार ये सवाल पूछ लिया है। अब से मैं इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछूंगी। रात के खाने के समय नंदलाल बिल्कुल चुप थे और खाना खाकर तुरंत उठ गए। अगर मैंने आपको सब सच बता दिया तो आप तो मेरा भरता ही बना देंगे। बेहतर है अभी चुप ही रहूं। दोपहर में सुरेश फिर पवन से मिला। दोनों ने आज रामपुर गांव जाने का फैसला किया। रात के 11 बज चुके थे पर सुरेश घर नहीं लौटा। कविता और नंदलाल बहुत चिंतित थे। तभी बाहर से आवाज आई, अरे नंदलाल, क्या आप घर पर हैं? जरा बाहर तो आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। बाहर सुरेश का परिचित रमेश खड़ा था। उसने घबराते हुए बताया, नंदलाल, रामपुर गांव में सुरेश और पवन को किसी 2 नंबर के काम में पकड़ा गया है। पूरे गांव के लोगों ने दोनों को पकड़कर बैठा रखा है। लोग उन्हें मारने पर उतारू हो रहे हैं, इसीलिए वहां के गांव वालों ने नंदलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। लालच का फल हमेशा बुराई होता है। उसे हर रोज समझाता रहा, लेकिन उसने मेरी एक भी बात। नंदलाल और रमेश तुरंत रामपुर पहुंचे। वहां भीड़ चिल्ला रही थी। नंदलाल, आप लोग कृपया मुझे बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या है। सुनिए चाचा जी, आपका बेटा सुरेश और पवन लोगों से ये कहकर पैसे लेते हैं कि 1 महीने में रकम 2 गुनी कर देंगे। उसके बाद दोनों गायब हो जाते हैं। आज जब वे फिर से ठगी कर रहे थे तो हमने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं आप सभी से सुरेश और पवन की ओर से माफी मांगता हूँ। आप लोगों का जो भी पैसा है वो जितनी जल्दी हो सके लौटा दिया जाएगा। कृपया इन्हें एक। सुरेश और पवन को अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और दोबारा ऐसी भूल न करने की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। इंसान को हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए।